साथियों, आज फिर काफ़ी दिन के बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बहुजन समाज को लेकर के। जम्मू कश्मीर के बहुजन समाज के मुद्दे आखिरकार क्या हैं, जो जम्मू में खासकर बहुजन समाज है उनके मुद्दे क्या हैं, उन पर चर्चा होना स्वाभाविक है, ज़रूरी था, इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। समाज की ओर से काफ़ी फ़ोन कॉल आए। उन्होंने कहा कि बड़ी सारी समस्याएं हैं जो रोज़मर्रा में उन लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उस पर चर्चा की जाए। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर वकील अशोक बसोत्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुजन समाज को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिन मुश्किलातों को फेस करना पड़ रहा है, उन मुद्दों पर चर्चा करना बड़ा ज़रूरी था। पिछले दिनों काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए। उन लोगों ने कहा कि वकील साहब से ये बात करें ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम अपने इन मसलों को, इन मसाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इनसे कैसे निपट सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आज हम जो आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसका जो पहला सवाल है जो हमारे पास आया वो ये है कि जम्मू में बहुजन समाज के क्या मुद्दे हैं, एक चीज़ है, और क्या इन मुद्दों को बहुजन समाज के नेता नहीं जानते या फिर वो इन मुद्दों से किनारा करते हुए नज़र क्यों आते हैं? संसार जी, देखिए ऐसा है, बहुजन समाज के मुख्यतः दो वर्गों में मैं मुद्दों को बांटना चाहूँगा जी। एक तो वो मुद्दे हैं जो उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन बहुजन समाज के सामने इतनी महंगी कर दी गई है, सरकारी स्कूलों में तो ख़त्म कर दी गई है और प्राइवेटाइज कर दिया गया है इसको पूरी तरह से, और प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि बहुजन समाज अब आने वाले समय में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं देख पाएगा। और जो फुले साहब का और बाबा साहब का संकल्प था एजुकेशन को लेके, उसको डिफीट करने के लिए मनुवादियों की सबसे बड़ी साजिश मुझे ये नजर आती है। इसी तरह बेसिक कम्युनिटीज़ में दूसरी चीज़ हेल्थ सर्विसेज को लेके है। बहुत बड़े पैमाने पे हमारे बहुजन समाज में बहुत ही सीरियस एलिमेंट्स, बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं जी। और उनके इलाज के लिए अस्पतालों की हालत हमने देखी ली, बिल्कुल खत्म कर दिए गए और प्राइवेट लेवल पे इतना महंगा कर दिया गया कि हमारे लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मोर्टेलिटी रेट जो है, डेथ रेट जो है, बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के घरों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि अब हमें लगता है कि एक बार फिर देश गर्द की तरफ जा रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख कर पोस्ट ग्रेजुएशन, कई तो पीएचडी करके वेले घूम रहे हैं, कई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके या प्रोफेशनल कोर्सेज करके भी बिल्कुल बेरोजगार हैं। इसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी भी मैं बेसिक कम्युनिटीज में ही लेता हूँ। हमारी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ जो हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रूल ऑफ लॉ नाम की चीज मुझे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती जी। तो एक ग्रुप तो ये है, एक वर्ग तो मैं ये बनाऊंगा जो हमारे लोगों के साथ बीतता है। दूसरा जो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधन संसाधनों पे हिस्सेदारी की बात है, मैं उसको लेना चाहता हूँ। उसमें अगर हम देखें तो ये जो बहुजन समाज है नदारद नजर आता है। और जब हम बहुजन समाज शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को पता नहीं लगता वो ये SC ST की बात करते हैं, OBC की बात करते हैं। मैं क्लैरिफाई कर दूं, SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन भी इसमें आते हैं। यानी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है बहुजन समाज को बहुजन बनाती है जी। तो आप देख लीजिए, सिर्फ SC ST OBC नहीं, मुस्लिम की हालत भी आप देख लें, क्रिश्चियंस की भी देख लें, सिखों की देख लें। हमारी स्टेट में क्या बदतरीन हालत इन्होंने कर दी है। और खास करके ये जो ST में हमारे भाई आते हैं, खासकर गुज्जर बकरवाल या बाकी जो गद्दी, सिप्पी और बाकी जो लोग आए, उनके साथ जो इम्तियाज अब शुरू है और OBC की लिस्ट में जो मनुवादियों की एंट्री हो रही है इन ST और OBC में, तो ये दूसरा वर्ग मैं ये बनाऊंगा कि इसमें जो मूलभूत अधिकार हमारे थे, जो फंडामेंटल राइट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट थी, जिसके मुताबिक पिछले 70-75 साल में इस देश के बादशाह हमें बनना था, शासनकर्ता जमात हमें बनना था, मगर हम नहीं बन पा रहे हैं। प्रशासन में हिस्सेदारी हमारी नदारद है। मीडिया में हम अब आप जैसे भाइयों की वजह से कुछ थोड़ा आगे आ पाए हैं, अदरवाइज हम वहां भी नदारद थे। और इसके अलावा न्यायपालिका में अब देख लीजिए हमारी हिस्सेदारी नेग्लिजिबल है। साधनों संसाधनों पे कोई कब्जा नहीं, ठेकेदारी हमारे पास नहीं, दुकानें हमारे पास नहीं, लाइसेंस चाहे शराब की दुकानों के हों या बाकी और जो चीजों के हों उसमें हम कहीं नजर नहीं आते। तो कुल मिला के बहुजन समाज की बहुत बुरी हालत है। तो जो बात आपने नेताओं की वो नेता बहुजन समाज के नेता नहीं है, वो भड़वे और दलाल हैं तथा कथित स्वर्ण जातियों के, उनके तलवे चाटने वाले लोग हैं। उनको लोगों ने गलती से नेता मान लिया। मैं अपनी बात को, इस सवाल को यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि बाबा साहब की, फुले साहब की मूवमेंट के नतीजे में हमें 3 वर्ग मिले। एक तो
पॉलिटिकली वो लोग जिनके बारे में बाबा साहब ने पूना पैक्ट पे किताब लिखते हुए लिखा था, डम्ब ड्रिवन कैटल, मूक रहने वाले, हांग के जाने वाले जानवर, ये जितने भी एमपी एमएलए कारपोरेटर हमारे हैं, इनके बारे में बाबा साहब कह के गए। तो एक ये वर्ग है। दूसरे वो ब्यूरोक्रेट्स, वो पढ़े लिखे लोग जिनको स्कूल में एडमिशन रिजर्वेशन से मिली, स्कॉलरशिप से मिली, जॉब्स मिली, प्रमोशंस मिली, और वो रिटायर होके फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी भी जो है पूरी की पूरी बहुजन समाज के विरोध में काम कर रही है, और एक तरह से बिल्कुल मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज के दलाल बन के रहेगी। अब तीसरा ग्रुप है बहुत बड़ा मेजॉरिटी का, गल्लीबल मासिस, वो लोग जो इनोसेंट है, जो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस ग्रुप को आप देख के समझ सकते हैं कि हमारे समाज की क्या समस्या है, और हमारी लीडरशिप हमारी नहीं है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप छोड़ दें, आप सोशल लीडरशिप को भी ले लें, या जो अलग अलग बिरादरियां उनके हेड ले लें, उनकी जो सभाओं के जो प्रधान सेक्रेटरी और वो उनकी बॉडीज है वो ले लें, वो भी सुबह शाम जो है आरएसएस और भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों के चरण चाटने या उनकी आरती उतारने में लगे रहते हैं, समाज के हित में एक भी कार्य नहीं करते। तो ये लीडरशिप नहीं है, ये गलत, ये हमें धोखा की वो लीडरशिप है। लीडरशिप अब उभरेगी समाज से, मुझे ऐसा लगता है। जी, बतौर पिछले दिनों में एक मामला उभर करके सामने आया, चर्चा हुई जी, बहुजन नेताओं के पास भी पहुंचा वो मुद्दा, एक बहुजन महिला के साथ रेप होता है, ये घटना बताई गई। वो कई दिन उसका परिवार और वो लोग थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। एक अगर एप्लीकेशन ली गई उनसे, तो उस एप्लीकेशन में ये लिखवाया गया कि लड़ाई झगड़े का मामला है। तो ये हीनियस क्राइम जो था, जिसे रेप जैसी घटना, जिसे एक दंडनीय अपराध किया गया था, उस घटना को छोटा सा करके उसे मिटाने की कोशिश की गई। कई ऐसे नेता थे जो उस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए उस परिवार पर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। अभी स्टेटस क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जो घटना हुई है ये कितनी निंदनीय है, और ये होने के पीछे के कारण क्या है, कैसे हो रहा है ये जम्मू में? देखिए, फॉरेन कंट्रीज में अब भारत की तरफ जब वो लोग देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि भारत मानसिक बीमार लोगों का देश है, ये बलात्कारियों के हित में है, और जिनके साथ बलात्कार होता है उनके विरोध में है। और पूरी दुनिया में ऐसा समाज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ भारत में ही मिलेगा। ये जो हिंदू सनातन का रोना रो रहे हैं, इनकी सही संस्कृति यही है। वरना बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ते वक्त कोई ये नहीं कहता कि ये बलात्कारी ब्राह्मण नहीं, संस्कारी ब्राह्मण है, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता था। फिर आप ऊना वाली घटना देख लीजिए, फिर आप हाथरस वाली घटना देख लीजिए, जितने भी बलात्कार हमारे देश में हुए हैं। उसके बाद आप ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला देख लीजिए, जो पहलवानों का अभी रिसेंटली आया। तो जब आप रसाना का आप देख लीजिए, जितने भी भारत में रेप केसेस हुए हैं, और उनके बाद जो मानसिकता खास करके आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों की हमें देखने को मिलती है, तो उसके प्रकोप से जम्मू कश्मीर कैसे बचा रह सकता है? जम्मू कश्मीर भी अब यूटी है, यहाँ पे एलजी साहब बैठे हैं, आरएसएस भाजपा के बड़े खास हैं, और उनके इशारे पे कुछ भी करते हैं। तो पुलिस भी अब इनके अंडर आती है, तो पुलिस प्रशासन भी इनका ही है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अगर आप पढ़ें, तो इस मामले में कार्रवाई SHO भी हो सकती है, DSP पे भी हो सकती है, SSP, SP, यानी ये जो SSP तक, कम से कम DG ना सही, SSP और इनके नीचे का जितना मामला है, सबके सब इसमें डिसमिस हो सकते हैं, सबके खिलाफ FIR लग सकती है, सब जेल जा सकते हैं। अबेटमेंट इन कमिटिंग क्राइम्स, यानी रेप करने वाले का साथ देने के जुर्म में इनको बकायदा उतनी ही सजा हो सकती है जितनी रेपिस्ट को होनी चाहिए। तो इतने स्ट्रिंजेंट कानून बनने के बाद, हालांकि रेप का कानून पहले भी 376 भी अगर आप ले लें, या 500 जो है, वो भी कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, बड़ा स्ट्रिंजेंट कानून है। मगर मैंने कुछ उदाहरण देके आपको बता दिया। और वही चीज जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में हुई, या बहुत सारे केसों में बाहर हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस, उसमें भी देख लीजिए क्या हुआ, या बिल्किस बानो वाले केस में क्या हुआ। तो वैसा ही प्रकरण जो है जम्मू में हमने देख लिया। यहाँ भी वो मूल निवासी बहुजनों की बच्ची है, उसका बलात्कार हुआ है, इमीडिएटली FIR लगनी चाहिए थी, इमीडिएटली रेपिस्ट को और उनके एसोसिएट्स जो थे उनको अरेस्ट करना था। विद इन फ्यू डेज अगर वो बच्ची है तो फिर पॉक्सो में, नहीं तो फिर रेप केस में, रेप कोर्ट स्पेशल बनी हुई है, ये मामला जो है जाना चाहिए था, चालान पेश होना चाहिए था, और फास्ट ट्रैक लेवल पे उनको इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए थी। जबकि हुआ क्या, अब पूरी तरह से आपके सामने स्थिति आ चुकी है। अब लड़ाई झगड़ा का मामला उसको बनाया जा रहा है, पता नहीं किस तरह का प्रेशर उन पे होगा। वो अपनी जान बचाने के लिए, मुझे लग रहा है, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जिस पुलिस ने, जिस SHO ने, जिस DSP, SP, SSP ने उसका संरक्षण करना था, प्रोटेक्शन देनी थी, और कानून का इस्तेमाल करके कल्प्रिट को सजा दिलवानी थी, वो पुलिस सारी उनको धमकाने में लगी हुई है। अब
आप देखिए आप कहां जाएंगे, आप गुंडों बदमाशों रेपिस्टों से बचने के लिए जाएंगे पुलिस के पास, पुलिस उनको प्रोटेक्ट करेगी तो आप कहां जाएंगे, अदालतें उनको प्रोटेक्ट करेंगी तो आप कहां जाएंगे, और पार्लियामेंट भी आप देखिए रेपिस्टों के फेवर में है, वरना कुलदीप ये बिल्किस बानो वाले मसले में पार्लियामेंट का रोल आप देख लीजिए, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट का रोल देख लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का रोल भी अब हमारे सामने है। वो सुप्रीम कोर्ट जो स्टालिन के बेटे के केस में सू मोटो एक्शन लेती है और उसको नोटिस इशू करती है, गोली मारो सालों वाले केस में कुछ भी नहीं करती। एक नहीं हजारों केस है, कितने महंत, कितने पंडित, कितने पंडे, कितने पुरोहित जो हैं रोज फतवा जारी करते हैं 10-10 करोड़ का, और पूरे खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। देखिए जैसे खालिस्तान का नाम लेने से या इस्लामी देश बनाने के नाम पे आप कहते हैं ये आतंकवाद है, तो जब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये आतंकवाद नहीं है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट। और पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी हेट स्पीच हो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, उसके बाद कितने मामले हुए, कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन कहां होता है, जहां स्टालिन होगा, यानी मूल निवासियों का, SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी अगर मसला होगा तो एक्शन होगा। जैसे लालू जी पे एक्शन हो सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रहे हैं जिन पे करप्शन चार्जेस लगे थे, उनके मरने तक कोई एक्शन नहीं हुआ, नरसिम्हा राव जी दुनिया जानती है, ना कोर्ट ने मॉनिटर किया, हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना किसी ने, और वो मरते दम तक एंजॉय करते रहे, करप्शन भी करते रहे, एंजॉय भी करते रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो बहुजन होना सबसे बड़ी जो है गलती है कि आप कल्प्रिट हो गए, वही इस केस में भी मुझे नजर आ रहा है। ये पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन, LG और ये जो मोदी का बेटी बचाओ, वो ठीक कह रहे थे हमसे बेटियां बचा लो, आप नहीं बचा रहे, वो आपकी गलती जी। कई बहुजन बच्चों की पिछले कुछ समय में हत्याएं हुई हैं, उन बच्चों की हत्याओं के मामले जो हैं उन्हें पुलिस ने जितनी तफ्तीश करनी चाहिए थी, जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, नहीं लिया। उन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और साथ में ये सवाल उठ रहा है कि बहुजन बस्तियों के अंदर नशे का कारोबार, और बहुजन समाज के बच्चे उस नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिससे कईयों की मौत हो रही है। रोज़ के मामले हैं, आप कासिम नगर को ले लीजिए, सुर्खियों में रह रहा है पूरा का पूरा इलाका, चर्चा में रहता है कि तीसरे दिन चिट्टा पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कई बच्चे मर रहे हैं और नशे का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बड़े सौदागर मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, और उन मामलों को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है? देखिए शासनकर्ता जमात जो है वो बड़ी अक्लमंद है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। 5 या 6% ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, तो वो अपने वर्ग को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए और उनकी सुप्रीमेसी पूरे देश पे कायम करने के लिए कुछ भी करते हैं। ये जो नशे की आप बात कर रहे हैं, नशे का कारोबार आम आदमी नहीं कर सकता। आपके या मेरे पास 1 ग्राम कोई चीज पकड़ी जाएगी, मनशियात जिसको हम कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, तो हमें बेल नहीं मिलेगी, बेल कई साल जेल में रहना पड़ेगा, और थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी तो वहीं मर भी जाएंगे, सड़ भी जाएंगे, सजा भी हो सकती है, 20-20 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन जब ये अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए इस तरह के धंधे करते हैं तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए अडानी के पोर्ट पे कितनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई, कितनी बड़ी बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता अडानी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तो एजेंसियों का काम है, उसका पता लगाते हैं। लेकिन क्योंकि पोर्ट अडानी का और कोई एक्शन नहीं हो रहा, शक तो पड़ता है। और वो ड्रग्स जो इतने हजारों किलोग्राम वहां से आ रही है, जाती कहाँ है? आखिरकार वो हमारे ही तो घरों में लानी है। क्यों लानी है? क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज में जो थोड़े पिछले अरसे में एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस आई है, जो जागृति आई है, उसको काउंटर करना है। फुले साहब ने और बाबा साहब ने कहा था कि जब आप एजुकेट हो जाओगे, जागृत हो जाओगे, तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करोगे। अब ये वर्ग जानता है कि जब ये जागृत हो जाएंगे तो एक भी वोट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जो है SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा, हमारी सत्ता नहीं बनेगी। सत्ता तो बड़ी बात है, मोहल्ले के प्रधान नहीं बन पाएंगे, तो सारी सत्ता छिन जाएगी, तो प्रशासन भी इनसे छिन जाएगा, न्यायपालिका भी इनसे छिन जाएगी, मीडिया पे भी इनका कब्जा नहीं रहेगा। और देश के साधनों संसाधनों को, जैसे 15-15 लाख करोड़ का लोन माफ कर देते हैं अडानी अंबानी को, वो नहीं कर पाएंगे, तो देश के साधनों को लूटने का भी इनका कारोबार रुक जाएगा, ट्राइबल जमीनों को हथियाने का कारोबार रुक जाएगा, देश का पूरा जो बंटाधार इन्होंने कर रखा है उस पे ये नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो ये चाहते हैं अगली जनरेशन नशे में रहे और मरती भी रहे। तो एक तो नशा ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने खुद फैलाया, इसलिए पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता। दूसरा जो आपने पॉइंट आउट किया है, डेथ्स हो रही है हमारे बच्चों की। देखिए हमारा कोई भी बच्चा जो थोड़ा होनहार होगा, आगे बढ़ेगा, उसको ये स्कूल में भी पीटेंगे, पढ़ाई छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे, रास्ते चलते भी अटैक करेंगे, उसको मारेंगे भी। अब क्योंकि ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, इसके पीछे वही ताकतें हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, तो ये उसको मरवाएंगी भी और मारने वालों को बचाएंगी भी। और मारने वाले भी
इस्तेमाल हमारे ही लोगों को करेंगे, और कल को जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो उनको खुलेआम छोड़ दिया जाएगा उनके रहमो करम पे, फिर वो मरे या कुछ भी करें। जैसे अशोक मोची जो है, जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ तो वो सबसे बड़ा स्टार पोस्टर बॉय था। बिल्कुल। अब वो बेचारा जूतियां गांड रहा है और वहां सबको बता रहा है कि क्या हुआ, अब वो रोता है, अब उसका कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह मोनू माने सर का भी अभी वही हश्र होने वाला है। इसी तरह और कुछ लोग हमारे सामने पिछले दिनों आए, तो अब देखिए हमारे ही लोगों को हमारे ही लोगों के हाथों से मरवा के फिर इनको खुला छोड़ देना और फिर कानून व्यवस्था का रोना रोना, ये इनका पुराना एक राग है। जब हम में जागृति आई, बहुत सारे लोग खास करके ओबीसी के, शिवसेना, राम सेना, बजरंग दल, इन सब में थे, जम्मू में सब सेनाओं में थे। जब जागृति आई, हमने अपने भाइयों से जाके बात की, उनके परिवारों से बात की, तो इनकी सेना में वही लोग रह गए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे, बाकी सब घर चले गए। इक्का दुक्का हमारे घर के कोई दलाल भड़वे वहां बैठे रहे, बाकी सारे घर चले गए, और यही हाल कमोवेश पूरे देश में हो गया था। तो अब उन बच्चों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो नशा चाहिए, या फिर कोई इस्तेमाल करके उसको मरवाना है तो मरवाने के लिए बंदा चाहिए, तो ये कुछ भी करके उनको इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, नशा और ये जो क्राइम, इस दोनों को जोड़कर मनुवादी लोग जो है, मूल निवासी बहुजन समाज को बाइफरकेट करते हैं। SC ST के विरोध में ओबीसी को खड़ा करते हैं, ओबीसी के विरोध में माइनॉरिटी को खड़ा करते हैं, माइनॉरिटी के विरोध में SC ST को खड़ा करते हैं, हमें आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब ओबीसी को लीड लेनी चाहिए, SC ST को कांधे से कांधा मिला के उनके साथ आना चाहिए, और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर आगे आएंगे तो उन पर अटैक होगा। अटैक ओबीसी को अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि 60% आबादी वाले को अब छाती पे गोली खानी ही चाहिए, और SC ST को भी अपनी भुजा बल और अपना पूरी ताकत उसको दे देनी चाहिए। तो मिलके इनको SC ST OBC को आगे आ जाना चाहिए, और माइनॉरिटी को उनके साथ कांधे से कांधा मिला के उनके साथ जुड़ के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। अब ताकत बननी चाहिए, हमें एकजुट होकर एक तरफ जाना चाहिए, और सबको ये चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी को सबको चाहिए। RSS में, इनके हिंदुत्ववादी संगठनों में, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनमें कोई भी एक भी बच्चा हमारा ना जाए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। दर्शकों, ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में जो आपके सवाल थे, आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे, जो आप लोगों की परेशानियां थी, जिन समस्याओं से बहुजन समाज जम्मू कश्मीर में जूझ रहा है, जो हालात बने हुए हैं, उन सवालों पर हमने हाई कोर्ट के सीनियर वकील अशोक बसोत्रा जी से चर्चा की है, और आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा, और आपको इन मुश्किलातों का सामना कैसे करना है और इन पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, इस मुद्दे पर जीत कैसे प्राप्त करनी है, ये आपको इनके सवालों से, इन्होंने जो जवाब दिए हैं उनसे आप संतुष्ट होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फिर अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, और आपको बताएंगे कि बहुजन समाज को क्या करना चाहिए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुँच रही या फिर जो नहीं पहुँचाई जा रही। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।